हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है श्री क्लासेस इन नर्सिंग, जहां पर हम आपके लिए लेके आए हैं बीएससी नर्सिंग और साथ ही कहेंगे पैरामेडिकल। जो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए हमने चैप्टर वाइज एक सीरीज शुरू की थी एमसीक्यू की, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना अगला लेक्चर लेके आए हैं जहां पर हम बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि पुष्पीय पादपों की आकारिकी। किसके बारे में देखेंगे? पुष्पीय पादपों की आकारिकी कि किस तरीके से एक पादप के पास में आप कहेंगे कि उसकी, चलिए पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं अच्छे से। चैप्टर है आपके पास में आज पुष्पीय पादपों की आकारिकी। अब आकारिकी वर्ड आया, मॉर्फोलॉजी वर्ड आया, तो आपको यह पूछा गया कि क्या मतलब है भाई इसका। तो इसका मतलब है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी आउटर स्ट्रक्चर में आपको जड़, तना, पत्ती, उसके फल फूल कैसी संरचना है, पत्तियां कैसी लगी है, उसके फूल फल कैसे लगे हैं, उन सब के बारे में आपको आज यहाँ पर बात करनी थी। तो इसी चैप्टर में ऐसे कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को हम छांट करके आपके लिए लेकर के आए हैं। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे और जुड़े रहेंगे जिन क्वेश्चंस को नहीं आते हैं आपको उनके बारे में आप जानने के लिए। क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक प्राथमिक जड़ सतत वृद्धि करती है तो इस प्रकार के जड़ तंत्र को क्या कहते हैं? इफ अ प्राइमरी रूट कंटिन्यूज टू ग्रो द टाइप ऑफ रूट सिस्टम विल बी नोन एज, क्या कहेंगे आप उसको? ऑप्शंस क्या है? द्वितीयक जड़, फाइब्रस रूट्स, टैप रूट या स्टिल्ट रूट। सेकेंडरी, फाइब्रस, टैप और द स्टिल्ट्स। ऐसे रूट सिस्टम या फिर ऐसे जड़ तंत्र को क्या कहेंगे? तो ऐसे जड़ तंत्र को हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम या जिसको मूसला मूल तंत्र भी कहा जाता है। टैप रूट सिस्टम या फिर मूसला मूल तंत्र, जिसके अंदर हम कहते हैं कि जो प्राथमिक जड़ है वो सतत वृद्धि करती है और उससे द्वितीयक जड़ें निकलती है, उससे द्वितीयक जड़ों का निर्माण होता है। तो यानी कि जो प्राथमिक जड़ है वो तो सतत वृद्धि करेगी, जो प्राइमरी रूट है, प्राथमिक जड़ है, वो कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। तो ऐसे रूट्स को हम क्या कहते हैं? मूसला मूल या फिर टैप रूट। तो आपका आंसर क्या है? सी, टैप रूट सिस्टम। क्लियर? चलिए या नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहते हैं कि पौधे में पाए जाने वाले न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं वो? न्यूमेटोफोर्स अकर इन अ प्लांट ऑफ बालुई मृदा में, लवणीय दलदली मृदा में, दलदली मृदा में या फिर जल में, यानी कि सैंडी सॉइल, सेलाइन मार्सी सॉइल या ओनली मार्सी सॉइल और द वाटर। किस में मिलेंगे? तो देखो पहले तो न्यूमेटोफोर्स याद कर लीजिए, ये कौन सी रूट्स है? ये रेस्पिरेशन के लिए काम कर रही थी। किसके लिए काम करती है ये? रेस्पिरेशन या श्वसन के लिए। अब जब ये रेस्पिरेशन या श्वसन के लिए काम करती है तो हम कहते हैं कि इनमें क्या होता है, पौधों की जो जड़ें हैं वो जड़ें कुछ गहराई तक जाकर के फिर से बाहर आने लगती है और बाहर आकर के वो क्या करती है, श्वसन के लिए या रेस्पिरेशन के लिए जड़ों को ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो फिर से बाहर आती है। अब बाहर आई मतलब अंदर उनको नहीं मिल रही थी ऑक्सीजन, तो कोई ऐसा एरिया होगा जहां पर ऑक्सीजन की कमी है। तो अपना आंसर यहां पर क्या है कि लवणीय दलदली मृदा, सेलाइन मार्सी सॉइल, ये आपका आंसर है। इस सॉइल के अंदर वहां पर मीथेन गैसेस वगैरह ज्यादा रहती है तो ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, तो जड़ों को ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर से बाहर की तरफ आना पड़ता है। तो जड़ें क्या, और ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स या फिर श्वसन मूल। क्लियर? ओके, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपस्थानिक जड़तंत्र मूसला जड़तंत्र की अपेक्षा अधिक अनुकूलित होता है। अब फाइब्रस रूट सिस्टम इज बेटर एडेप्टेड देन द टैप रूट सिस्टम। किस तरीके से? तो ऑप्शंस है खाद्य संग्रहण के लिए, मृदा में पौधे के स्थायित्व के लिए, जल तथा खनिजों के अवशोषण के लिए या जल तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए। स्टोरेज ऑफ फूड, एंकरेज ऑफ प्लांट टू सॉइल या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड द ऑर्गेनिक फूड। किस काम के लिए फाइब्रस रूट सिस्टम इज मच बेटर देन टैप रूट सिस्टम, यानी कि अपस्थानिक जड़ तंत्र जो है वो ज्यादा बेटर है किससे? मूसला जड़ तंत्र से। तो आपका आंसर है इसमें मृदा में पौधे के स्थायित्व के लिए, यानी कि अपस्थानिक जो जड़ तंत्र है या जो हम फाइब्रस रूट्स कह रहे हैं वो पूरा जाल बनाती है और इस जाल के कारण क्या होता है कि वो पौधे को मजबूती से मिट्टी के अंदर जोड़ के रखती है, मजबूती से उसको वहां पर टिकाए रखती है, तो उसमें ये हेल्प करेगा प्लांट की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है
शकरकंद किसका रूपांतरण है? शकरकंद जो है यानी कि स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका है ये? तने का, अपस्थानिक मूल का, मुसला मूल का या प्रकंद का? स्टेम, एडवेंटिशियस रूट्स, टैप रूट और द राइजोम। तो शकरकंद किसका मॉडिफिकेशन है? एडवेंटिशियस रूट्स या फिर अपस्थानिक मूल तंत्र। तो शकरकंद किसका रूपांतरण हुआ दोस्तों? ये हुआ आपके अपस्थानिक मूल का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पूछता है आपसे, कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है? कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है? विच इज नॉट स्टेम मॉडिफिकेशन? अदरक, मैंगो, जिंजर, आलू या लहसुन? जिंजर, मैंगो, जिंजर, पोटैटो एंड द गार्लिक, कौन सा वाला है? तो आपका आंसर आएगा यहां पर मैंगो जिंजर, जिसे हम आम अदरक कहते हैं। आम अदरक, या फिर अगर इसका आप साइंटिफिक नेम देखें तो इसको हम कहते हैं कुरकुमा अमाडा, करकुमा अमाडा, ये इसका वैज्ञानिक नाम। और ये जो है ये एक कहेंगे कि रूपांतरण तने का नहीं है, ये तने का रूपांतरण नहीं है। बाकी जिंजर, पोटैटो और गार्लिक, ये लहसुन, आलू और अदरक, ये तने का रूपांतरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद के पेड़ से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? रूट्स विच ग्रो फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ बनियन ट्री आर, कौन सी वाली जड़ें हैं जो कहां पर? बनियन के पेड़ से विकसित होती है, बरगद के पेड़ से। तो श्वसन जड़ें, आरोही जड़ें, लटकने वाली जड़ें या स्तंभ जड़ें? ब्रीदिंग रूट्स, क्लाइंबिंग रूट्स, हैंगिंग रूट्स एंड द प्रॉप रूट्स। तो जो बरगद के पेड़ पर, जो हम बरगद का पेड़ देखते हैं पूरा बड़ा सा, उसमें उसकी शाखाओं से जो लटकी रहती है ऐसे स्तंभ के समान, तो ये होती है स्तंभ जड़ें, या जिन्हें हम कहते हैं प्रॉप रूट्स। क्या कहते हैं? प्रॉप रूट्स। एक तरह की क्या है ये? अपस्थानिक जड़ें हैं, यानी कि एडवेंटिशियस रूट्स है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नए केले के पौधे किससे उत्पन्न होते हैं? न्यू बनाना प्लांट्स डेवलप्स फ्रॉम राइजोम, या फिर सकर्स यानी कि अंतः भूस्तरी यानी कि स्टोलोन, या फिर बीज यानी कि सीड। तो ये तो क्लियर है कि बनाना प्लांट जो है सीड से तो नहीं बनता, क्योंकि बनाना या जो केला है उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, यानी कि वो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। तो सॉरी चलिए, तो ऑप्शन है आपका राइजोम। इसके थ्रू नए केले के पौधे का उत्पादन, या कहेंगे उसको उत्पन्न किया जाता है, राइजोम प्लांट के थ्रू या राइजोम प्रोसेस के थ्रू किया जाएगा इसको, नए बनियन या बनाना ट्री को। तना कार्य कर सकता है, यानी कि स्टेम में फंक्शंस फॉर। अब तने का काम क्या क्या हो सकता है? तो संग्रहण, सहारा एवं कायिक प्रवर्धन का, स्टोरेज, सपोर्ट एंड द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये फंक्शन है। तना ये काम करता है, स्टेम ये कर सकता है। सुरक्षा या फिर प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली ये भी काम करेगा। एंड द नेक्स्ट, शाखाओं को फैलाने का, स्प्रेड द ब्रांचेस, ये भी काम करता है। तो ये लीजिए आपके पास में ऑप्शन आ गया डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ दीज। आपको तना ये सारे काम करके देता है, ये नहीं कहेंगे देगा, ये देता है। तना ये काम करता है सारे के सारे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्याज के सल्क पत्र में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? इन ऑनियन लीव्स फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में प्याज के सल्क पत्र में भोजन संचित रहता है? किस फॉर्म में? क्या कहेंगे हम? शर्करा, स्टार्च, प्रोटीन या मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल? शुगर, स्टार्च, प्रोटीन और द मैलिक एसिड, किस में रहेगा ये? तो शुगर जो है, ये ऑनियन के जो लीव्स है उसके अंदर शुगर या फिर स्टार्च या कहेंगे शर्करा के फॉर्म में संचित रहता है भोजन। क्लियर? तो भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रह रहे हैं? शुगर या फिर शर्करा, और वो भी कौन सी? ग्लूकोज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू और शकरकंद है, क्या है ये? पोटैटो एंड द स्वीट पोटैटो आर, क्या है ये दोनों? खाने योग्य भाग जो कि समजात अंग होते हैं, मींस हैव एडिबल पार्ट्स विच आर होमोलोगस ऑर्गन्स, या फिर खाने योग्य भाग जो कि समवृत्ति अंग होते हैं, हैव एडिबल पार्ट्स विच आर एनालोगस ऑर्गन्स। भारत में एक ही स्थान पर खोजे गए हैं, हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम द सेम प्लेस, या फिर समान वंश की दो जातियां हैं, मीन्स आर द टू स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस। क्या है इन सब में से? आलू और शकरकंद। तो आपको इसमें आंसर ये मिला कि हैव एडिबल पार्ट्स, यानी कि खाने योग्य भाग है, विच आर एनालोगस ऑर्गन, यानी कि खाने योग्य भाग है जो कि समवृत्ति अंग होते हैं। समवृत्ति अंग या एनालोगस ऑर्गन किसको कहते हो आप? जिनका फंक्शनिंग सेम हो बट ओरिजिन डिफरेंट हो, जिनका हम क्या कहते हैं? एनालोगस या फिर समवृत्ति अंग के लिए, जिनको हम कहते हैं ओरिजिन डिफरेंट।
बट फंक्शनिंग सेम। अब ये काम तो एक ही कर रहे हैं, काम एक ही, इनका खाने योग्य है दोनों, आलू भी शकरकंद की, बट ओरिजिन क्या होता है इनका, डिफरेंट। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि खाने योग्य भाग है जो कि समवृत्ति अंग होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट कहता है एक सरल पत्ती किस में उपस्थित होती है, और सिंपल लीफ इज प्रेजेंट इन पीपल, मिमोसा, नीम या फिर उपरोक्त सभी, इन सब में से किस में पाई जाती है। तो पहले सिंपल लीफ याद कर लीजिए कौन सी वाली या कैसी होती है। तो सिंपल लीफ जो है आपके सरल पत्ती, वो कुछ इस तरह की है जिसमें एक ही लीफ मार्जिन होता है, यानी कि पत्ती जो है वो कटी फटी नहीं होती, या अगर कटी फटी है तो भी वो यहाँ जो हम इसको कहते हैं मध्य सिरा या फिर जो मिडल पार्ट है, यहां तक में नहीं पहुंच पाती, एक ही मिडल लेमिला होता है। ऐसी लीफ को हम सरल पत्ती या फिर सिंपल लीफ कहते हैं। तो ऐसी आपको किस में मिलेगी, ऐसी मिलेगी आपको पीपल में। किस में मिलेगी, पीपल में। सिंपल लीव्स जिसके अंदर लीफ लेमिना कटा फटा नहीं होता, अगर है तो भी वो गहराई तक या कहेंगे मध्य सिरा तक नहीं आता, मिड रिप तक नहीं पहुंच पाता, एक ही पर्णफलक रहता है, डिवाइड नहीं होता। फिर है पर्ण विन्यास होता है, फिलोटेक्सिस इज या फिलोटेक्स इज, किसको कहोगे पर्ण विन्यास, तने के ऊपर पत्तियों की व्यवस्था का ढंग, यानी कि मोड ऑफ लीफ अरेंजमेंट ऑन द स्टेम, या फिर जड़ों का प्रकार, टाइप ऑफ द रूट्स, एक पुष्प के बाएं दलों और दलों का क्रम, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड द पेटल्स इन अ फ्लावर, या फिर अंडाशय का प्रकार या टाइप ऑफ ओवरी। तो क्या है इसमें आपको पर्ण विन्यास या फिलोटेक्स। तो देखो पर्ण विन्यास हिंदी वर्ड को ही तोड़ा अगर हमने, तो हमने कहा पर्ण का विन्यास, विन्यास यानी कि व्यवस्था, तो पर्ण यानी कि पत्ती, तो पत्तियों की व्यवस्था कैसी है, अरेंजमेंट कैसा है, तो तने के ऊपर पत्तियों की व्यवस्था का ढंग या फिर मोड ऑफ लीफ अरेंजमेंट ऑन द स्टेम। पर्ण विन्यास किसको कहेंगे कि तने के ऊपर पत्तियों के या लीव्स के लगे रहने की जो व्यवस्था है, क्रम है या ढंग है, उसी को हम पर्ण विन्यास कहेंगे, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट कहता है पत्तियां कहां उपस्थित होती है, लीव्स आर सिचुएटेड ऑन, कहां लगती है, कहां पर पड़ी रहती है आपको प्लांट के ऊपर पत्तियां, तो पर्व संधि पर, नोड्स पर, या पर्व पर, इंटरनोड्स पर, सीड्स पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं, नोड, इंटरनोड, टिप एंड द नॉन ऑफ दीज। किस में मिलेगी, तो देखो लीव्स जो होती है वो हमेशा कहां मिलेगी आपको, लीव्स हमेशा मिलेगी आपको नोड पर, यानी कि पर्व संधि पर। कहां मिलती है लीव्स, आपको नोड के ऊपर मिलेगी, लीव्स का ओरिजिन हमेशा नोड से होगा, यानी कि पर्व संधि। क्लियर, डन, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या कहा, नागफनी में कांटे किसका रूपांतरण है, इन ओपनशिया द स्पाइन्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ, नागफनी जो प्लांट है उसके अंदर जो कांटे हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है, किससे बने हुए हैं, तो क्या वो पत्तियों से बने हैं, लीव से, शाखा से, ब्रांच से, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस, पुष्प या फिर फ्लावर। तो ओपनशिया या जो नागफनी है, ओपनशिया या जिसको हम कह रहे हैं नागफनी, सबसे पहली बात तो ये कैसा, एक जीरोफिटिक प्लांट है, कैसा है, जीरोफिटिक यानी कि मरुस्थलोबिद, मरुस्थलीय पादप है ये, यानी कि इसको पानी तो वैसे ही कम मिलना है, पानी इसको वैसे भी कम मिलना है, और अपने शरीर से या अपनी प्लांट बॉडी से वाटर लॉस को या जल हानि को रोकने के लिए, वाटर लॉस को कम करने के लिए ये क्या करता है, मॉडिफाई हो जाता है। अब इसमें मॉडिफाई और क्या हुआ, मॉडिफाई इसमें एक ये हुआ कि जो इसका स्टेम है यानी कि जो तना है, वो तना किस में मॉडिफाई हो गया, तना मॉडिफाई हो गया लीफ में या पत्तियों में। इसका जो तना होता है वो किस में मॉडिफाइड हो गया, तनों में, पत्तियों में या फिर लीव्स में। अब जब तना पत्तियों में रूपांतरित हुआ है तो बेचारी पत्तियां कहां जाएगी, तो पत्तियां कहां पहुंचेगी, वो कांटों में रूपांतरित हो जाएगी, क्योंकि पत्तियां जितनी छोटी रहेगी, सरफेस एरिया या सतही क्षेत्रफल कम होगा तो जल की हानि कम होगी, ट्रांसपिरेशन या फिर हम कहेंगे वाटर इवोपरेशन कम होगा। तो कांटे किसका रूपांतरण या मॉडिफिकेशन है, लीव्स का या पत्तियों का। चलिए नेक्स्ट कहता है समानांतर सिरा विन्यास किसमें पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन अकर्स इन, एक बीजपत्री पादप, मोनोकॉट्स में, द्विबीजपत्री पादप, डाइकॉट्स में, सभी आवृत बीजी, ऑल द एंजियोस्पर्म्स एंड द फर्न्स यानी कि टेरिडोफाइट्स। तो पैरेलल वेनेशन कैसा, तो इसके अंदर हम कहते हैं कि जो लीफ है उस लीफ में वेन्स और जो वेन्यूल्स है वो जनरली एक दूसरे के पैरेलल रहती है, उसके अंदर वेन्स और वेन्यूल्स क्या रहती है, एक दूसरे के पैरेलल रहती है, तो उसको कहा गया है पैरेलल वेनेशन। तो इस कंडीशन के अंदर हमसे पूछा गया कि समानांतर सिरा विन्यास किसकी विशेषता है, किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपके एक बीजपत्री में यानी कि मोनोकॉट्स के अंदर। किसका क्वालिटी है ये, मोनोकॉट्स का।
क्लियर। और शिरा विन्यास मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ व्हील्स, शिराओं की व्यवस्था ही शिरा विन्यास कहलाती है। चलिए नेक्स्ट कहता है असीमाक्स या असीमाक्सी पुष्पक्रम में पुष्पों का खिलना होता है। द फ्लावर्स इन द रेसिम और रेसिमोज आर द अरेंज। किस फॉर्म में रहते हैं ये, अग्राभिसारी या एक्रोपेटली, तलाभिसारी या बेसिपिटली, उपकेंद्रीय या सेंट्रीपिटल, या फिर अभिकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीफ्यूगल, कौन से फॉर्म में लगे होते हैं, रेसिमोज या फिर असीमाक्सी। असीमाक्सी अर्थात क्या होता है कि पुष्प में यानी कि जो पुष्प है वो लग जाएगा या नहीं लगेगा। तो तने की मेन ब्रांच के ऊपर यहाँ टिप पर पुष्प नहीं लगता, यहाँ पर हम कहते हैं कि पुष्प नहीं बनता, यानी कि तने की जो असीमित वृद्धि, साइड में ब्रांचेस के ऊपर पुष्प लगते जाएंगे, ऊपर यहां नहीं लगता। तो आपसे पूछा गया ऐसे प्रकार के जो कहेंगे पुष्पक्रम में आपको पुष्पों का क्रम कैसा मिलेगा, तो पुष्पों का क्रम मिलेगा आपको एक्रोपिटली यानी कि अग्राभिसारी क्रम। क्या होता है अग्राभिसारी, जिसमें हम कहते हैं कि जो पुराने पुष्प है, पुराने पुष्प लगे रहते हैं नीचे, और जो नए पुष्प है न्यू फ्लावर जो है वो लगते हैं ऊपर। नए पुष्प या जिन्हें कहते हैं हम तरुण पुष्प, वो कहाँ लगते हैं, ऊपर। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्रोपिटली या फिर अग्राभिसारी क्रम, अग्र अभिसारी क्रम। चलिए नेक्स्ट कहता है ससीमाक्सी पुष्प क्रम या पुष्प विन्यास किसमें पाया जाता है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन। देखो ससीमाक्सी का यानी कि इसमें ऊपर की तरफ अब यहाँ पर स्टेम पर बन जाएगा, उसके बाद में साइड, मतलब मेन टिप जो है, टर्मिनल एक्सिस जो है वहां पर पुष्प लग जाएगा और बाद में साइड में से ब्रांचेस बनती जाएगी। ससीमाक्सी अक्ष की सीमा सीमित होगी, उसको कहा गया है। अब किस में मिलेगा ये, सोलेनम, सेसबेनिया, ट्राइफोलियम या ब्रेसिका, तो ये आपको मिलेगा सोलेनम में। किस में मिलेगा, सोलेनम के अंदर आपको ससीमाक्सी पुष्पक्रम देखने को मिलेगा। चलिए तो ससीमाक्सी मतलब क्या, सीमित वृद्धि, किसकी, मुख्य अक्ष की। चलो फूल गोभी का खाने योग्य बाग होता है, कौन सा बाग है जो फूल गोभी का खाने योग्य बाग होता है, किसको कहा गया है फूल गोभी का खाने योग्य बाग। तो सबसे पहला कि कॉलीफ्लावर हैज एडिबल पार्ट, कौन सा वाला है, मीजोकार्प या फिर बीज पत्र यानी कोटिलिडन्स या फिर एंडोस्पर्म या फिर आता है इन्फ्लोरेसेंस, या क्या आता है इन्फ्लोरेसेंस। तो कौन सा पार्ट है जो फूल गोभी में एडिबल वाला है, तो वो होता है आपके इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम, ये खाने योग्य भाग होता है फूल गोभी के अंदर। क्लियर, ओके बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुष्पासन होता है, द थैलेमस इज, पुष्पासन होता है या फिर थैलेमस क्या है, तो पुष्प का आधार है पुष्पासन, पुष्प का आसन, और पुष्प का आधार है बेस ऑफ द फ्लावर, अंडाशय का आधार है बेस ऑफ द ओवरी, परागकण का रूपांतरण है मॉडिफिकेशन ऑफ पोलन, या फिर दल का रूपांतरण है मॉडिफिकेशन ऑफ पेटल। तो किसको कहते हैं, तो छोटा सा पुष्प का स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं। तो हमने कहा कि पुष्प जिस संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है तने के साथ, उसको नाम दिया जाता है आपके पुष्प व्रंत। क्या नाम देते हैं इसे, पुष्प व्रंत या पेडिसल। अब पेडिसल या पुष्प व्रंत का जो टॉप पोर्शन है वो थोड़ा फूल जाता है, इस फूले हुए भाग को हम कहते हैं पुष्पासन। फूले हुए भाग को क्या कहते हैं, पुष्पासन यानी कि थैलेमस। चलो ये तो क्लियर है। अब बाकी सारी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो थैलेमस से ही अराइज होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि इसका जो सेपल है वो भी यहीं से अराइज करेगा। सेपल के अतिरिक्त यहाँ पर हम कहते हैं कि जो इसका पेटल है यानी कि जो दल है वो भी यहीं से अराइज करेगा। तो पेटल भी यहीं से निकला, बाह्य दल और दल भी। फिर आता है आपके स्टेमन्स, तो इसके जो स्टेमन है वो भी यहीं से अराइज किए, तो स्टेमन्स भी यहीं से अराइज हुए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो फिर लास्ट में स्टिल या स्त्री केसर वो भी यहीं से। तो मेन जो पूरा पोर्शन है वो इसी पार्ट से, पुष्प का आसन ही पुष्पासन है, पुष्प का आधार जो है उसी को हम पुष्पासन या थैलेमस नाम से जानते हैं। तो अपना आंसर क्या है, बेस ऑफ द फ्लावर या फिर पुष्प का आधार। क्लियर, चलिए नेक्स्ट कहता है कैलोट्रोपिस के पुष्प में पुष्पदल विन्यास कैसा होता है, द फ्लावर ऑफ कैलोट्रोपिस हैज विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिवेशंस। एस्टिवेशन या पुष्पदल विन्यास का मतलब है कि जो दल और बाह्य दल है उनकी व्यवस्था कैसी है। एस्टिवेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स। किसको कह रहे हैं, अरेंजमेंट्स
ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स, इनकी व्यवस्था कैसी है दल और बाह्य दल की, उसे एस्टिवेशन कहते हैं या फिर पुष्प दल विन्यास कहते हैं। तो कैलोट्रोपिस में कैसा होगा, व्यावर्तित, ट्विस्टेड, कोरछादी, इम्ब्रिकेट, कोरस्पर्शी, वेलवेट या फिर वेक्सिलरी टाइप का। कौन सा वाला होगा कि व्यावर्तित ट्विस्टेड वाला, कोरछादी इम्ब्रिकेट वाला, कोरस्पर्शी वेलवेट वाला या फिर वेक्सिलरी लास्ट जो हम पढ़ते हैं वो। तो इनमें से कौन सा मिलेगा, तो इनमें से आपको मिलेगा कोरस्पर्शी वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलता है। और कोरस्पर्शी मतलब इनके जो किनारे होंगे वो आपस में एक दूसरे से टच होंगे, कोर जो होंगे इनके क्या होंगे, स्पर्श होंगे एक दूसरे के जस्ट सामने, तो उनको हम कुछ डायग्रामेटिकली यूज शो करते हैं। तो कोर स्पर्शी वाला अरेंजमेंट कुछ ऐसा रहेगा, वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मक्के में पुष्प होते हैं, इन मेज द फ्लावर्स आर, अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट है या फिर एक लिंगी है पुष्प या फ्लावर किंतु भिन्न पौधों पर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, या फिर द्विलिंगी है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, या फिर एक लिंगी फ्लावर है किंतु समान पौधों पर है, यूनिसेक्सुअल बट ऑन द सेम प्लांट। तो आपका आंसर क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बट ऑन द सेम प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बट ऑन द सेम प्लांट। मतलब क्या हुआ कि पुष्प या जो फ्लावर है वो तो कैसा है, एक लिंगी है यानी कि यूनिसेक्सुअल है। बट अगर आप प्लांट की या पादप की बात करें कि पूरा पादप कैसा है इसका, तो वो आप कहेंगे उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल है। प्लांट कैसा है, उभयलिंगी या फिर जिसको हम कह रहे हैं बाइसेक्सुअल। तो प्लांट एक ही रहेगा लेकिन उसके ऊपर फ्लावर्स दोनों लगेंगे बट अलग अलग होंगे। तो ये है मक्के के पादप में फ्लावर्स का अरेंजमेंट या स्थिति। चलिए, स्त्री केसर का कौन सा भाग पराग कणों को ग्रहण करता है, स्त्री केसर का कौन सा भाग पराग कणों को ग्रहण करता है, तो पार्ट ऑफ पिस्टल विच रिसीव्स द पोलन इज, अंडाशय, ओवरी, वर्तिका स्टाइल, वर्तिकाग्र स्टिग्मा या फिर बीजांड ओव्यूल। तो आंसर देने से पहले फिर से हम डायग्राम बनाने के लिए जाएंगे। कुछ इस तरीके से डायग्राम है जिनमें हम सबसे नीचे बेसल पार्ट को नाम देते हैं ओवरी या फिर अंडाशय। सबसे बेसल पार्ट को क्या नाम दिया हमने, ओवरी या अंडाशय। इससे ऊपर इसको मैंने कहा वर्तिका, इसको मैंने क्या नाम दिया, वर्तिका यानी कि स्टाइल। चलिए, सबसे ऊपर वाला पोर्शन वर्तिका के आगे है तो नाम भी इसका वर्तिकाग्र या फिर स्टिग्मा रख देंगे हम। चलिए, बहुत बढ़िया, तीन ऑप्शंस आ गए। और बीजांड या ओव्यूल पूछा है तो बीजांड या ओव्यूल आपको मिलता है इसके अंदर यहां पर। तो अब आपसे पूछा गया है कि पराग कणों को कौन ग्रहण करेगा, रिसीव करने वाला कौन है पराग कणों को, तो पराग कणों को रिसीव यहां किया जाता है। और ये पार्ट कौन सा वाला है, वर्तिकाग्र या फिर स्टिग्मा, वर्तिकाग्र या फिर स्टिग्मा, ये पोलन्स को रिसीव करता है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जायांग सहलग्न अवरूप को कहा जाता है, यानी कि गाइनोसियम विद द फ्यूज्ड कार्पल्स आर नोन एज, गाइनोसियम विद द फ्यूज्ड कार्पल्स आर नोन एज, क्या कहेंगे आप ऐसे जायांग को। देखो, जायांग को हम दो भागों में बांटते हैं, जायांग पर अंडप की उपस्थिति के बेस पर दो भागों में बांटते हैं। अगर एक ही अंडप है तो उसे हम कहते हैं एकांडपी, और अगर ज्यादा है तो उसे कहेंगे बहुअंडपी। और बहुअंडपी में हमने फिर से कहा अगर वो सारे एक दूसरे से अलग अलग है तो उसे कहा जाता है वियुक्तांडपी यानी कि एपोकार्पस। बट अगर वो आपस में जुड़े हुए हैं तो उन्हें कहते हैं युक्तांडपी। क्या नाम देते हैं, युक्तांडपी, मतलब कि सिनकार्पस। तो अगर जुड़े हुए हैं तो उनको क्या नाम देते हैं, सिनकार्पस या फिर क्या कहते हैं, युक्तांडपी, युक्त अंडपी, युक्तांडपी। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पौधों में वर्तिका छोटी लेकिन कुछ दूसरे पौधों में यह पुंकेसर से बड़ी होती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। इन सम प्लांट्स द स्टाइल इज शॉर्टर बट इन सम अदर इट इज लॉन्गर देन द स्टेमन्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। क्या कहेंगे जहां पर हमने कहा कुछ प्लांट्स में वर्तिका यानी स्टाइल छोटी है बट कुछ अलग प्लांट्स के अंदर हम कहते हैं वही वर्तिका स्टेमन से भी बड़ी जा रही है। यानी कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो वर्तिका है वो फिक्स नहीं है, समान नहीं है, वो विषम है। तो इस कंडीशन को विषम वर्तिकात्व कहा जाता है, मतलब कि हेट्रोस्टाइली कंडीशन कहते हैं इसे। कौन सी कंडीशन, हेट्रोस्टाइली। कौन सी कंडीशन,
हेट्रोस्टाइली मीन्स विषम वर्तिकात्व। विषम मतलब असमान, तो वर्तिका देख लीजिए, कहीं पर छोटी है कहीं पर बड़ी है, यानी कि विषम है, असमान है, तो विषम वर्तिकात्व या फिर हेट्रोस्टाइली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एल्ब्यूमिन रहित बीज उत्पादित होते हैं, या फिर कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स इज प्रोड्यूस्ड इन, किस में बनते हैं? गेहूं में, मटर में, मक्का में या अरंडी में, यानी कि व्हीट, पी, मेज एंड द कैस्टर, किसके अंदर मिलेंगे? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। कौन से हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। इनको आप नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। इनको आप और क्या कहते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। क्या नाम दिया जाता है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, मतलब कि अभ्रूणपोषी बीज, अर्थात ऐसे बीज या सीड जिनके बनते टाइम भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म पूरा यूटिलाइज हो गया, सीड के पास में एंडोस्पर्म नहीं बचा, तो ऐसे सीड को आप नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। तो ऐसा कौन है? ऐसा मिलेगा आपको मटर में, पी के अंदर, वहां पर आपको नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या अभ्रूणपोषी बीज मिलेंगे, यानी कि सीड में भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का कोई भी अमाउंट नहीं बचा, पहले ही पूरा यूटिलाइज हो गया था। चलिए नेक्स्ट कहता है निषेचन के पश्चात बीज के कवच विकसित होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट्स ऑफ सीड डेवलप फ्रॉम, कहां से आते हैं? इंटेग्यूमेंट से, एम्ब्रियो सैक से, कैलेजा यानी कि निबाग से, या फिर ओव्यूल यानी बीजांड से। देखो बीजांड तो पहले ही क्लियर हो गया, ये तो बीज बनाएगा, ये तो पहले ही क्लियर कर दिया कि ये क्या बनाएगा? बीज। तो बीज का आवरण कौन बनाएगा? फटाफट से देखो, ये वाला कुछ ऐसा ऐसा सा हमने देखा है, कुछ ऐसी ऐसी सी स्ट्रक्चर हमने देखी है, तो इसको हमने कहा कि ये जो पूरा बीजांड है, ये बीजांड क्या बनाएगा? ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर क्या बनाएगी? बीज बनाएगी। तो ये जो दोनों आपको अध्यावरण दिख रहे हैं, अध्यावरण या जिसको आप कह रहे हो इंटेग्यूमेंट, ये दोनों क्या बनाएंगे? बीजावरण, बीज का आवरण, या जिसको आप कह रहे हो सीड कोट। अब दो है इंटेग्यूमेंट भी, एक तो बाह्य यानी कि आउटर, और एक है अंतः यानी कि इनर। एक तो है इनर और एक है आउटर। तो आउटर वाला इंटेग्यूमेंट बनाएगा सीड की आउटर कवरिंग विच इज नोन एज टेस्टा, और इनर वाला बनाएगा इनर कवरिंग विच इज नोन एज टेगमेन। तो टेस्टा और टेगमेन बनवाए जाएंगे, तो किसके थ्रू होगा ये पूरा काम? इंटेग्यूमेंट्स या फिर अध्यावरण के द्वारा। किसके द्वारा? इंटेग्यूमेंट्स या फिर अध्यावरण के द्वारा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बीज विकसित होते हैं, सीड डेवलप्स फ्रॉम, बीजांड, ओव्यूल अंडाशय, ओवरीज, एंथर्स यानी कि परागकोश, या स्त्री केसर यानी पिस्टिल्स। किससे बनते हैं बीज? तो बीज का विकास होता है बीजांड से। किससे बनते हैं सीड? ओव्यूल से। आपने सीड को डिफाइन भी ऐसे ही किया है, आपने कहा fertilized ovules is known as seed, यानी कि निषेचित बीजांड। डिफाइन भी कैसे करते हैं? निषेचित बीजांड क्या कहलाता है? बीज कहलाता है। निषेचित बीजांड बीज कहलाता है। तो इस तरीके से आपने बीज को डिफाइन करना है, इस तरीके से बीज को डिफाइन करना है। तो क्या किससे बना सीड? ओव्यूल्स यानी कि बीजांड से। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेब या एप्पल का खाने योग्य भाग है, एडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल इज मेसोकार्प, कैलिक्स या थैलेमस और द पेरिकार्प। तो सेब के अंदर आप थैलेमस वाला पार्ट खाते हैं, थैलेमस वाला पार्ट खाने योग्य है, और अदर देन ओवरी जब कोई दूसरा पार्ट बनता है तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट या फिर असत्य फल। असत्य फल क्यों कहा? क्योंकि ओवरी या अंडाशय के अलावा पार्ट भी काम में आ रहा है। ओवरी या अंडाशय के अतिरिक्त कोई और पार्ट फल बना रहा है। अगर सिर्फ ओवरी या अंडाशय से बनता है उसे कहते हैं सत्य फल या फिर ट्रू फ्रूट्स। अदर देन ओवरी कोई और पार्ट काम आ रहा है उसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट या असत्य फल। चलिए, तो थैलेमस इज द एडिबल पार्ट इन द एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें बीजावरण पतला झिल्ली में नहीं होता? सीड कोट इज नॉट थिन एंड मेम्ब्रेनस इन विच स्ट्रक्चर? चना, मक्का, नारियल और द मूंगफली, ग्राम, मेज, कोकोनट एंड द ग्राउंडनट। किसके अंदर मिलेगा? तो इसके अंदर आपको पतला और
झिल्ली में नहीं मिलेगा बीज आवरण। नारियल याद कर लीजिए, सिर पे मारते आप सर फोड़ सकते हैं इसका, इससे बेसिकली। तो किसके अंदर आपको नहीं मिलेगी थिन और मेम्ब्रेनस सीड कोट, पतला झिल्ली में बीजावरण? कोकोनट या नारियल के अंदर। क्लियर? चलिए, फिर है सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ द सनफ्लावर इज ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, पाइसम सेटाइवम, हेलियंथस एनस या गोसिपियम हर्बेसियम। तो आपका आंसर है हेलियंथस एनस। हेलियंथस एनस वैज्ञानिक नाम है किसका? सनफ्लावर या फिर सूरजमुखी का। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कहता है दतूरा संबंधित है, कौन सी क्लास में रखा गया है, कौन सी फैमिली का मेंबर है दतूरा? कौन से फैमिली के अंदर रखा गया है दतूरे को? तो ऑप्शन कंपोजिटी, लेबिएटी, मालवेसी एंड द सोलेनसी। तो दतूरा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनसी फैमिली से। कहां से आता है दतूरा? सोलेनसी फैमिली से। पिटूनिया एल्बा नाम जिसका रहता है दतूरे का, उससे। फिर है सिरा विन्यास या वेनेसन शब्द का उपयोग निम्न में से किसकी व्यवस्था के पैटर्न का वर्णन करने के लिए किया जाता है? वेनेसन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ। किसके अरेंजमेंट को बताने के लिए? तो देखो नाम में मतलब पड़ा है सिरा विन्यास, सिराओं की व्यवस्था को बताने के लिए। वेनेसन मींस अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। तो क्या कहा है? पुष्पीय अंगों का, पुष्प में पुष्प क्रम का, एक लेमिना में वेन्स और वेनलेट्स का। वेन्स मतलब होता है सिरा और वेनलेट्स मतलब होता है सिरिका, सिरा और सिरिका। एंड उपयुक्त सभी या ऑल ऑफ देम। तो किसका रहेगा? वेन्स एंड वेनलेट्स और लेमिना, यानी कि एक लेमिना में वेन्स और वेनलेट्स यानी सिरा और सिरिकाओं का जो अरेंजमेंट है उसको हम सिरा विन्यास या वेनेसन नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या दे रखा है? एक डायग्राम दे रखा है। एक डायग्राम है जिसका नाम क्या है कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए अनुसार पुष्पदल विन्यास के प्रकारों का अध्ययन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। एग्जामिन द टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन shown in the following diagram and select the correct answer। आपको 4 डायग्राम दे रखे हैं, इन डायग्राम के बेस पर आपको बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। देखो डायग्राम देखते ही कुछ आपको याद आने चाहिए कि देखो इसके अंदर इनके जो किनारे हैं ये आपस में स्पर्श कर रहे हैं, कोर स्पर्श कर रही है इनकी। इनको क्या किया जा रहा है? कोरों को स्पर्श करवाया जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, कोर स्पर्श ही हो गया। अब हमने कहा दूसरा जब डायग्राम देखा तो इसके अंदर एक सिरा बाहर है, एक सिरा अंदर है, एक सिरा बाहर एक अंदर, एक सिरा बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। मतलब कि ये आपको घुमा रहा है पहेली की तरह, ट्विस्ट कर रहा है, आपको ट्विस्टेड वाला लगा रहा है, यानी कि ये हो गया आपके कैसा? व्यावर्तित। कैसा हो गया? व्यावर्तित। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चले। तो हमने कहा कि इसमें एक मुझे पूरा अंदर दिखाई दिया तो एक मुझे पूरा बाहर दिखाई दिया, और बाकी 3 जने कह रहे हैं ठीक है भाई हम अंदर बाहर वाला गेम खेलते रहेंगे। तो ये वाला अरेंजमेंट, ये तो मुझे जैसे ही देखा मुझे पता चला ये तो कोर छादी है। ये वाला कौन सा है? कोर छादी है। तो वेलवेट हो गया और आपके ट्विस्टेड हो गया और इम्ब्रिकेट हो गया। क्लियर? तो कौन सा? ये तो हो गया आपके वेलवेट, ये हो गया ट्विस्टेड और ये हो गया इम्ब्रिकेट। तो भाइयों अब आगे तो देखना ही क्या है, आंखें बंद करके भी आप लगा दोगे तो ये कौन सा आएगा? वैक्सिलरी। आंखें बंद करके भी अब ये कौन सा लगा लोगे आप? वैक्सिलरी या फिर ध्वजक, जिसके अंदर एक बड़ा सा रहता है जो पत्र है या जो कहेंगे दल है, बाह्य दल है, वो ध्वजक। फिर नीचे जो 2 छोटे आपस में जुड़े हैं अंदर उन्हें कहते हैं आप नोटल या कील, और साइड में जो स्ट्रक्चर रहती है उन्हें हम कहते हैं विंग्स या पंख। क्लियर? तो अरेंजमेंट कैसा बना? कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छादी और वैक्सिलरी। तो ऐसा कैसा अरेंजमेंट तो मुझे यहां मिला डी ऑप्शन में। तो ये लीजिए आपका आंसर आ गया डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है? परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज चलाजार या निपाग, परिभ्रूपोस या पेरिस्पर्म, हाइलम या फिर हाइलम ये नाम है, और अंतःकवच या फिर टैगमैन। क्या नाम देते हैं? तो देखो परसिस्टेंट न्यूसेलस का है। जब बीजांड हम ड्रॉ करते हैं तो बीजांड की स्ट्रक्चर में आपने इस अंदर वाली इस स्ट्रक्चर को नाम दिया था बीजांडकाय। इसको क्या नाम दिया था? बीजांडकाय या फिर न्यूसेलस। इसी को तो कहा था हमने, बीजांडकाय या फिर न्यूसेलस। तो अब जब बाकी पूरा के पूरा सीड जो है, बाकी पूरा सीड जो है ये बीजांड पूरा अगर बीज बना रहा है, अगर पूरा बीजांड बीज बना रहा है तो जनरली हम कहते हैं कि जो बीजांडकाय है ये बीजांडकाय 2 कंडीशन, या तो अपघटित हो जाएगा,
या तो क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और या फिर क्या करेगा, या फिर हमने कहा एक पतली मेम्ब्रेन या झिल्ली के रूप में पड़ा रहेगा, एक पतली सी झिल्ली के रूप में पड़ा रहेगा। उस पतली की झिल्ली के रूप में पड़े हुए आवरण को हम कहते हैं पेरिस्पर्म या फिर परिभ्रूणपोष। और एग्जाम्पल इसका अगर आप देखेंगे तो कहां मिलेगा आपको, काली मिर्च में। काली मिर्च का जो बीज है उसके ऊपर आपको जो सलवटें पड़ी हुई या जो ऊपर वाली जो लेयर दिखती है आपको उबड़ खाबड़ सी, वो बेसिकली जो सीड है उसका एंड, ये जो हम कहते हैं न्यूसेलस या बीजांडकाय है, जो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ और पतले आवरण के रूप में बीज के ऊपर बच गया, और उसी को हमने परिभ्रूणपोष या फिर पेरिस्पर्म नाम दिया। क्लियर? तो आपका आंसर क्या है, बी, परिभ्रूणपोष या फिर पेरिस्पर्म। क्लियर है? तो इसी के साथ में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कुछ जो है आपके सामने लाए थे और इनके बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आंसर को कैसे कैच करना है, पकड़ना है और कैसे ढूंढना है, इसके बारे में भी आपको हेल्प मिली होगी। तो उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से इस वेक्टर इन वीडियोस को देख रहे हैं और आगे से आगे लोगों को शेयर कर रहे हैं। आप अपने मिलने वाले, चाहने वाले या कहेंगे जो आपके मित्र है उनको भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इस क्लासेस का फायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले एमसीक्यू सीरीज के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, जय हिंद दोस्तों।